लेकिन जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है उसके स्कूल के अंदर हाफ ईयरली में एक क्वेश्चन आ जाता है, भैया अब तुम बोलोगे सर फियोल के 14 प्रिंसिपल नहीं बताए आपने इंपॉर्टेंट, आपने टेलर के 4 प्रिंसिपल नहीं बताए इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस के रीजन क्या थे। तो यहां पर छोटा छोटा हाईलाइट हो जाएगी हर एक सेक्टर की। तो दोस्तों मुझे पता चला है कि आप जानना चाहते हो कि क्लास 12th में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपके सामने इन तीनों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ गया हूं। और दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं अपने इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको 2 पोर्शन बताऊंगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप देखोगे हरे रंग का मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं। नेशनल इनकम वाला चैप्टर मैं मान के चलता हूं कि आपके सिलेबस में आ रहा है। मनी बैंकिंग का चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है। जिसके पास डिटर्मिनेशन का आ रहा है वो डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर देख लो, जिसके पास गवर्नमेंट बजट आ रहा है वो ये वाला चैप्टर देख लो। नेशनल इनकम में दोस्तों जीडीपी को बिल्कुल भी मत भूल जाना। जीडीपी की लिमिटेशन, जीडीपी डिफ्लेटर जिसमें नॉमिनल और रियल जीडीपी का यूज होता है वो पक्का आता है पेपर में। न्यूमेरिकल आता है पेपर में इनकम एक्सपेंडिचर या फिर वैल्यू एडेड मेथड से, तो आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। और थ्योरी का क्वेश्चन सर्कुलर फ्लो, डबल काउंटिंग और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो यहां पर प्रिकॉशन का क्वेश्चन भी आता है। कुछ आइटम्स आपको गिवन होते हैं और पूछते हैं कि बताओ जी ये नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ऐड होंगे या नहीं होंगे, राइट। जब मैं बात करूं मनी बैंकिंग की तो आप भूलकर भी मत छोड़ के जाना फंक्शंस। मनी के 4 फंक्शन है, सेंट्रल बैंक के 6 फंक्शन है। कोई भी एक फंक्शन आपसे 3 से 4 नंबर का पूछ लेगा और सीधा आपसे अगर पूछ दिया कि मनी के 2 फंक्शन एक्सप्लेन करो तो वो भी 4 नंबर में आ सकते हैं। सेंट्रल बैंक के 3 फंक्शन एक्सप्लेन करो तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस पूरा सीधा का सीधा टेबल के साथ आपको बनाना आना चाहिए। मैंने वन शॉट के अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया है। यहां पर दोस्तों 4 से 6 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। और फिर मनी सप्लाई का एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है या इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ जाता है। मनी सप्लाई का फॉर्मूला, M1 का फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं। ऐसा ही सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर के अंदर पूछा भी होगा, इससे रिलेटेड इसकी कैलकुलेशन करवा रखी है। अगले चैप्टर की बात करूं, दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां से भी न्यूमेरिकल बनता है। 2 तरीके के न्यूमेरिकल अभी खास इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, और दूसरा है जी इक्विलिब्रियम इनकम का। मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल 3 से 4 नंबर का आ सकता है। इक्विलिब्रियम इनकम का न्यूमेरिकल कुछ नहीं कह सकते, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का भी आ सकता है। हाँ, फॉर्मूला आप जरूर याद करना, एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस का। ये फॉर्मूला बेस्ड 1 नंबर का एमसीक्यू न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। सीधा क्वेश्चन एडीएएस का या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, और इसका टेढ़ा केस भी आ सकता है कि एडीएएस से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा होगी तो क्या होगी, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। फिर दोस्तों इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड भी बोलते हैं। इनका डायग्राम आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। इनको करेक्ट कैसे करते हैं उसके मेजर्स आपको आने चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपके सिलेबस में गवर्नमेंट बजट आ रहा है तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल मत भूल जाना, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव पक्का आता है। और फिर दोस्तों रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट का डिफरेंस आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस भी 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पेपर में एग्जांपल दिया होगा और पूछेगा बताओ जी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप सही से बताओगे और रीजन दोगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। आगे आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब पे आते हैं दोस्तों। आपका मान के चलता हूं कि मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर रूरल डेवलपमेंट तक आपका सिलेबस आ रहा है, नहीं तो जो आपका आ रहा हो वो देख लेना। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि भैया 6 सेक्टर आपको यहां पर स्टडी करने हैं, तो किसी भी एक सेक्टर को एक्सप्लेन करना आ जाएगा 3 नंबर में। जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जी ऑक्यूपेशनल और डेमोग्राफिक सेक्टर। आपको ये अच्छे से आने चाहिए, तो 3-3 नंबर का इनका क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। और ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ जी इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस के रीजन क्या थे, तो यहां पर छोटा छोटा हाईलाइट हो जाएगी हर एक सेक्टर की। इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की फीचर्स और डिबेट ओवर सब्सिडीज बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे तो क्रिटिकल अप्रेजल आपको आना चाहिए एलपीजी पॉलिसी का। एलपीजी पॉलिसी के कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर दोस्तों ग्लोबलाइजेशन में आउटसोर्सिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, और मेजर्स अंडर लिबरलाइजेशन आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। उससे छोटा छोटा क्वेश्चन क्रिएट यहां पर बेसिकली हो जाता है। और एमसीक्यू तो कहीं से भी क्रिएट हो सकता है, वो जब तक तुम लॉन्ग आंसर अपना ढंग से देख लोगे तो बहुत सारी चीजें एमसीक्यू वाली वहां पर क्रैक भी हो जाएगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को मैंने HCF लिखा है यहां पर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी प्रॉब्लम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस। लेकिन जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है उसके स्कूल के अंदर हाफ ईयरली में एक क्वेश्चन आ जाता है, भैया आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो।
3 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। रूरल डेवलपमेंट अगर तुम्हारे में आ रहा है तो 3 क्वेश्चन तुम कहीं पर भी छोड़ के नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ने कौन से मेजर लिए हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक पक्का बनता ही बनता है क्वेश्चन यहां पर, राइट। ये हो गई जी इकोनॉमिक्स। अब मैं बात करूं आपसे आपकी प्यारी बिजनेस स्टडीज की। मैं मान लेता हूं कि आपका सिलेबस स्टार्टिंग के 6 चैप्टर यानी स्टाफिंग तक आ रहा है। इससे ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, सभी स्कूलों का अलग पेपर बनता है, सभी स्कूलों के टीचर के हाथ में होता है, कितना भी सिलेबस दे दो हाफ ईयरली में। आप इन 6 चैप्टर से देख लो। चैप्टर नंबर 1 से कोऑर्डिनेशन का टॉपिक कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, और फिर दोस्तों मैनेजमेंट का नेचर और इसकी इंपॉर्टेंस पक्का करके जाना। नेचर में वही आर्ट साइंस प्रोफेशन आपके लिए पक्का बन जाता है। कोई भी एक पॉइंट मान लो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का, वो 3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकता है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस ऐसा कुछ 1 नंबर के एमसीक्यू में सिचुएशन देकर क्रिएट कर सकता है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप और पीस वेज रेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर के अंदर। लेकिन अब तुम बोलोगे सर फियोल के 14 प्रिंसिपल नहीं बताए आपने इंपॉर्टेंट, आपने टेलर के 4 प्रिंसिपल नहीं बताए इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं। जनरली आपको कोई सिचुएशन दे देगा और पूछेगा भैया इस सिचुएशन में बताओ कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है या फिर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। उस प्रिंसिपल का नाम पूछते हैं और फिर उस प्रिंसिपल के फायदे नुकसान पूछ लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन यहां पर क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये सीधे सीधे एक्सप्लेन करने भी आ सकते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। पीस वेज रेट सिस्टम के लिए आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, तब आपको पूरे नंबर मिलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत लप्पू सा चैप्टर है, आप इसमें इंपॉर्टेंस करके चले जाना, फीचर कर ले जाना, और एलिमेंट्स यानी एल स्टेप जरूर करके चले जाना। लव स्टेप बनाया है इसका। एल का मतलब लीगल, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक और पी का मतलब पॉलिटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला चैप्टर आपका प्लानिंग है। कहने को तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर एक प्रोसेस, जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के प्रोसेस और इंपॉर्टेंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका भी प्रोसेस, प्लानिंग की लिमिटेशंस, इसके टाइप्स के ऊपर केस स्टडी का क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी प्लान के 2 टाइप के अंदर डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है और इसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है। फिर आएंगे ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर पे, तो फंक्शनल और डिविजनल के बीच का डिफरेंस, इनके मेरिट डिमेरिट, और फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंस, और वही इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको करने हैं अलॉन्ग विद फीचर्स। और प्रोसेस मत भूल जाना भाई, प्रोसेस तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हां, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल भाई। डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बता दो, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के अंदर डिफरेंस बता दो, सिचुएशन क्रिएट करके पूछ लेते हैं। लेकिन ये बड़े टॉपिक है जो मैं लिख रहा हूं, ये तो आपको करने ही करने हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन मैं एक्स्ट्रा कमेंट भी करता जा रहा हूं, तो उनको भी सुन लेना। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो प्लीज वो भी कवर अप कर लेना। स्टाफिंग वाले चैप्टर पे आऊंगा राजेश। स्टाफिंग वाला चैप्टर में सिलेक्शन का प्रोसेस स्टाफिंग के प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये करना सिलेक्शन प्रोसेस। 8 स्टेप वाला है ना। फिर दोस्तों मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आ जाते हैं, बच्चे बेसिकली छोड़ के चले जाते हैं। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ऑफ द जॉब में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सीधा आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन केस स्टडी देता है उसकी, राइट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज हैं, आपसे कोई भी सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है एग्जांपल देके, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। बिजनेस स्टडीज इतना हो गया। अकाउंटेंसी में मैं मानता हूं कि तुम्हारा पार्टनरशिप तक पूरा का पूरा आ रहा है, डिसोल्यूशन तक। कहने को किसी किसी स्कूल में भाई कैश फ्लो भी करा दिया होगा, हर स्कूल में अलग चक्कर चलता है। मैं पार्टनरशिप पूरा बताने वाला हूं। अकाउंटेंसी का जो फंडामेंटल्स है, इसके अंदर दोस्तों P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आना चाहिए पूरा का पूरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन मत भूल जाना। ड्राइंग की कैलकुलेशन, कमीशन वाला केस आपको आना चाहिए, या तो फिर एक गारंटी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। ये तो बोर्ड का पैरामीटर है, लेकिन स्कूल के अंदर भी बहुत सारे टीचर्स इसको ही फॉलो करते हैं कि भैया जैसे बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, वैसे ही तुम्हारे हाफ ईयरली में देकर तुम्हें उसी लेवल की प्रिपरेशन कराएं। तो गारंटी या P&L अप्रोप्रिएशन दोनों में से एक आता है, लेकिन कहीं कहीं दोनों भी दे देते हैं, चॉइस भी दे देते हैं। आप पास्ट एडजस्टमेंट जरूर करके जाना दोस्तों। ओमिशन एरर का छोटा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। आगे चलेंगे गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। ध्यान रखना। हाँ दोस्तों, गुडविल की जर्नल एंट्री पास करने के लिए आएगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आ सकता है। छोटा क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये भी आ सकता है। अब मैं एडमिशन और रिटायरमेंट की बात करूं तो दोनों का सेपरेट अलग अलग फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहां पर आपको कभी कभी चॉइस भी देखने को मिल जाती है। तो दोनों के अंदर आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मत भूल जाना। इसके दोनों केस 1 केस 2 दोनों आपको आने चाहिए। केस 1 केस 2 का मतलब जब नया बंदा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे एडजस्टमेंट होगी आपके ओल्ड वालों की रेशो, या फिर कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग करनी है आपको एडजस्टमेंट, या फिर ओल्ड वाले बंदों के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी है। 2 तरीके होते हैं ना, दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं। वैसे केस 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू केस 2। हां, जर्नल एंट्री आपको बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू न्यू टू ओल्ड, ओल्ड टू गुडविल, कैश, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, राइट। और एमसीक्यू की आपको टिप दूं दोस्तों, यहां पर न्यू रेशो कैलकुलेट करनी आ जाती है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। एमसीक्यू इसके ऊपर बनता रहता है,
तो ये एंट्रीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली एंट्री है। और भाई डेथ ऑफ द पार्टनर की बात करूं तो आपको डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसकी जनरल एंट्री पास करनी आनी चाहिए। लोन अकाउंट स्कूल के अंदर पूछ लेते हैं, हाफ ईयरली के अंदर डिसीज्ड का भी और डिसीज्ड के एग्जीक्यूटर का भी, लीगल हेयर का भी पूछ लेते हैं भाई। हाँ, ये आना चाहिए। डिसोल्यूशन की बात करें दोस्तों, दो तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, जर्नल एंट्री का बन जाता है या रियलाइजेशन अकाउंट का बन जाता है। दोनों भी बन जाए तो कुछ नहीं कह सकते। जर्नल एंट्री आप प्लीज ध्यान रखना, सेल ऑफ एसेट्स और एसेट्स को टेक ओवर करना, या फिर लायबिलिटी देना या लायबिलिटी को टेक ओवर करना, लेना देना दोनों की यहां पर जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर गेन लॉस क्रेडिटेड, जब कोई एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम को प्लीज ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी बच्चे को समझ में आए होंगे जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। मैं अपना इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली मैराथन लेने वाला हूं 30 अगस्त को, है ना। अकाउंट्स की आपकी हो चुकी है, 23 अगस्त को आपकी बिजनेस स्टडीज की हो जाएगी, तो आपके भली भांति रूप से ये सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। आपके कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक हमेशा आपकी सेवा में सदैव तत्पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।